तभी सोबिसास कहता है ये रॉयल एकेडमी के टूर्नामेंट का फाइनल राउंड है, जो भी इसे जीतेगा उसे 1000 गोल्डन कॉइन और आर्मी में मेजर की पोजीशन दी जाएगी। क्या दोनों अपोनेंट इसके लिए तैयार हैं? जिसके लिए दोनों ही हाँ कहते हैं। तभी रेरेंस कहता है रॉयल हाइनेस, जैसा कि हमने पहले ही साइन कर दिए हैं, मैं चाहता हूँ हमारी लड़ाई में किसी भी तरह के नियम ना लगाए जाएं। इस तरह हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह अच्छे से दिखा पाएंगे और लड़ाई को तब तक जारी रख पाएंगे जब तक हम में से एक मर ना जाए। जो सुन के किंग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। टीचर ऐसी सोचते हैं रेरेंस से क्या कर रहा है। इस तरह की रिक्वेस्ट का मतलब है चीजें खराब होने पे प्रिंसिपल रेड को नहीं बचा पाएंगे। तभी प्रिंसिपल कहते हैं चूंकि प्रिंस की रिक्वेस्ट है, क्यों ना रॉयल हाइनेस आप इस पे अपना फैसला सुनाएं। किंग कहते हैं जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा चलो ऐसा ही करते हैं। तो फिर ठीक है, आपको इसकी अनुमति दी जाती है। किसी को भी इन दोनों की फाइट के बीच में दखल देने की अनुमति नहीं है। रेड कहता है क्या मैंने किसी तरह प्रिंस की भावनाओं को चोट पहुंचा दी है? तो मैं क्यों मरना चाहिए? इसके 3 कारण हैं, क्या तुम मुझे बताओगे? पहला, तुमने एक प्रिंस का मजाक बनाने की कोशिश की। दूसरा, तुम मेरी एबिलिटी कॉपी करके मुझसे ही लड़ना चाहते हो। और तीसरा, तुझ जैसा बेकार इंसान योबे जैसी लड़की के साथ रहने के लायक नहीं है। और वो अपने बॉडी पोज को रिलीज करने लगता है, जिससे रेड की हालत खराब होने लगती है और ऑडियंस तो उसके बॉडी पोज को देख तक नहीं पाती। टीचर डोना कहते हैं ऐसा लगता है रेरेंस पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। टीचर ऐसी कहते हैं रेरेंस ऐसा कभी कभार ही दिखता है। यहाँ रेड हंसते हुए कहता है तुमने कहा मैं योबे के लिए सही नहीं हूँ, और वो एक स्टोन को निकाल के अपने पेन में लगा लेता है, जो देख के रेरेंस के साथ साथ टीचर भी हैरान हो जाते हैं। टीचर मोमू कहते हैं तुमने इसे एक स्टूडेंट को दे दिया, पर टीचर मार्टिन कुछ नहीं कहते, जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है। पहले तो मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतना चाहता था, पर ऐसा लगता है तुम मेरी वाइफ के दीवाने हो गए हो। अब मेरी बात सुनो, यो भाई मेरी है। टीचर डोना कहते हैं क्या वो मार्टिन का प्रीसियस पेलमून स्टोन नहीं है? जो देख के टीचर ऐसी भी हैरान हो जाती है। मार्टिन क्या तुमने? टीचर मार्टिन कहते हैं मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा इसका हकदार है। या रेड कहता है तो फिर चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। पर तभी वो हिलने लगता है और उसके नीचे की जमीन टूट जाती है, जो कि रेरेंस ने किया होता है, और वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके रेड को पत्थरों में कैद कर देता है और फिर फायर मैजिक का यूज करके उसे गर्म करने लगता है, जो देखकर ऑडियंस हैरान हो जाती है क्या इतनी जल्दी? उसने तो उस आदमी को कुचल दिया। रेरेंस तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो स्टोन टूट जाता है और उससे एक रोबोट बाहर निकलता है, जिसे कि रेड कंट्रोल कर रहा होता है। जब तक मेरे पास पेलमून स्टोन है मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकता हूँ। ये पत्थर बिंडी वैली की गोलम्स की तरह नहीं है। तभी रेरेंस उस पर अपनी बेंड मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन रेड एक शील्ड बना के उसके अटैक को रोक लेता है और एक ब्लेड को निकाल के उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे कि रेरेंस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रोकने की कोशिश करता है, पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूज लिम्बर से बना है, इसका कोई फायदा नहीं है, और रेड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रेरेंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है। रेड कहता है क्या वो दूर से हमला करना चाहता है? मुझे लगता है मुझे उसे हराने के लिए पास और दूर दोनों के अटैक तैयार करने होंगे। तभी उसके पैर से कुछ रोबोट निकल के रेरेंस की तरफ जाने लगते हैं और वो अपने हाथ का यूज करके रेरेंस पे अटैक कर देता है, जैसे कि रेरेंस रोक लेता है, पर तभी उसके पास छोटे वाले रोबोट आ जाते हैं, जिसे रेरेंस नोटिस नहीं कर पाता और वो फट जाते हैं, जो देख के ऑडियंस हैरान हो जाती है। तो काफी कमाल का था, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। फॉर्जिंग क्लास का ये लड़का सच में कुछ और है। किंग कहते हैं सोबिसास रेड हमेशा सभी को सरप्राइज कर देता है। यह रेड के अटैक से निकली धूल शांत हो जाती है, जिसके बाद हम रेरेंस को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब हो जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा रेरेंस को असल में चोट लगी है, पर तभी रेड उस पर दोबारा अटैक कर देता है, जिससे रेरेंस 2 हिस्सों में कट जाता है, जो देख के रेड भी हैरान हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है क्या, ये सब इतना आसान था? पर तभी वो कटा हुआ रेरेंस पानी में बदल जाता है, तो ये एक क्लोन था और वो पानी उठ के रेड पे ही अटैक कर देता है, जिसे रेड डॉज कर लेता है। लेकिन वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो पानी उसे पकड़ लेता है, जो कि एक बॉर्डर जाइंट होता है, जिसे कि रेरेंस कंट्रोल कर रहा होता है। जितने भी इक्विपमेंट का तुम यूज कर रहे हो वो बस मेरी नजरों में बेकार टुकड़े हैं। रेड कहता है क्या तुम सच में मुझे कुचलने की सोच रहे हो? मैंने सोचा था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन लकी 3 यूजेस लिम्बर से बना है। जो सुन के रेरेंस गुस्सा हो जाता है, पर तभी उसे कुछ समझ आता है, भले ही तुम्हारी चीज कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें अभी भी सांस लेने की जरूरत है। रेड कहता तो क्या वो, और तभी रेरेंस उसकी सूट के अंदर पानी को भरने लगता है, जो देख के रेड हैरान हो जाता है, वो जॉइंट से इसे अंदर भर रहा है। रेरेंस कहता है कि तुम्हें छिपने में इतना मजा आता है तो फिर तुम अंदर ही क्यों नहीं रहते, या फिर तुम बाहर आ सकते हो, जब ऐसा होगा तब मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और तभी रेड उस रोबोट से बाहर आ जाता है। रेरेंस कहता है अब तुम क्या करोगे, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वो अपने बॉर्डर जॉइंट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रेड अपनी पेन का यूज करके उसे जमा देता है। रेरेंस सोचता है क्या ये आइसा का आई समनिंग मैजिक है? रेड कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, मैजिक और मेरी इमेजिनेशन का मिला जुला रूप, और हम देखते वो आयरन मैन जैसे एक सूट में होता है। रेड सोचता है पेलमून स्टोन की असली पावर है, मैं जो भी सोच सकता हूँ वो मेरे सामने आ जाएगा। रेरेंस कहता है ये सब चीजों की बर्बादी, और उस पर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन रेड इस बार पेन का यूज करके उसके जॉइंट को पूरी तरह जमा देता है। यहाँ टीचर ऐसी कहती है मार्टिन मुझे नहीं पता था तुम्हारा पेलमून स्टोन मैजिक भी कर सकता है। टीचर मार्टिन कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, पेलमून स्टोन में बहुत सारी मैजिक पावर छिपी हुई है। इस स्टोन से यूजर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकता है, और अगर उसे मैजिक सिंबल याद है तो वो उसका यूज करके मैजिक भी कर सकता है। रेड की सोच और इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, वही था जिसने क्राफ्टमैन
रिलेशनशिप को मैजिक यूज करने के बारे में सोचा था। उसकी ड्राइंग करने की एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी टीचर मोमो कहते लेकिन मैंने आपको बहुत ज्यादा मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा। यहाँ रेड ने उस जाइंट को पूरी तरह जमा दिया होता है। रेड कहता है इस तरह अब तुम इस जाइंट का यूज नहीं कर पाओगे। रेड भी बर्फ में फंस गया होता है लेकिन वो एक ही झटके में खुद को छुड़ा लेता है। तो क्या तुम मुझे मैजिक से हराना चाहते हो? तुम्हें बस इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो रेड पे अर्थ मैजिक से अटैक करने लगता है। रेड कहता है क्या तुम फिर से वही कोशिश कर रहे हो? और वो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज करने लगता है। काफी ज्यादा धीमा है पर तभी उसके सामने दो पत्थर आ जाते हैं जिन्हें वो रॉकेट की हेल्प से उड़ा देता है और सीधा रेंस की तरफ बढ़ने लगता है। मैजिशियन कमजोर होते हैं, उसे हराने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। और वो रेंस पर अटैक कर देता है लेकिन रेंस उसके अटैक को काफी आसानी से बेकार कर देता है और अपने बॉडी पोज का यूज करके उसे पंच मार देता है जिससे रेड दूर चला जाता है। मैं अपने आर्मर के पीछे उसके पंच की पावर महसूस कर सकता हूँ। सही कहा, उसके पास माउंटेन में चढ़ने की पावर थी जब वो अपना बॉडी पोज इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं उसके पास से फाइट करने की एबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सच कहूँ तो क्या तुम्हें लगा था तुम इस तरह मुझे डरा सकते हो? अभी तक किसी ने मुझे अपने पंच से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तभी रेड दोबारा तेजी से उसकी तरफ चार्ज कर देता है। डेरेंस कहता है तुम्हें क्या लगा तुम हर बार यूज स्लिमर से बच जाओगे? और वो आसानी से रेड के पंच को रोक लेता है। जैसा कि मैंने कहा तुम पूरी तरह बेकार हो। पर तभी रेड अपने पंच की पावर बढ़ा देता है जिससे रेडेंस की शील्ड टूट जाती है और रेड का पंच सीधा उसके फेस पर लगता है जिससे उसे खून निकलने लगता है। रेड कहता है मैं रेड जो भी करने का सोचता हूँ उसे करके रहता हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया और वो डेरेंस पर दोबारा अटैक करने लगता है लेकिन डेरेंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है। रेड कहता है मुझे पता है तुम्हारा सामना करना आसान नहीं है, मुझे अभी भी तुम्हारे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना है। यह रेडेंस अपनी बॉडी मैजिक का यूज करके एक बहुत बड़ी बॉडी ब्लेड बना लेता है। रेडेंस कहता है कि यूजलेस लिम्बर होने के बाद भी तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तूने रॉयल्टी को निशान पहुंचाने की कोशिश की, मैं इसे वापस करता हूँ। और वो अपनी बड़ी सी ब्लेड से रेड पे अटैक कर देता है। क्या ये असल में प्रेशराइज्ड पाउडर कटेड नहीं है? इसका असर बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन रेड अपने आर्मर से उससे बच जाता है। तभी रेडेंस उस पर दोबारा अटैक कर देता है। ये तो काफी जल्दी है लेकिन रेड उसे जैसे तैसे डॉज कर लेता है। भले ही मेरे पास यूजलेस लिम्बर है लेकिन मैं इस तरह के अटैक का बार बार सामना नहीं कर सकता। पर तभी उसके नीचे से अर्थ के दो हाथ आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं। मुझे केवल इन्हें उड़ाना है और वो अपने रॉकेट से उन पर अटैक कर देता है जिससे उन पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाते हैं लेकिन वो नहीं टूटते, उल्टा हील होने लगते हैं। क्या मैं इन्हें उड़ा नहीं सकता? ये तो खुद को हील कर रहे हैं। क्या तुझे लगा तो अपने थोड़े से ज्ञान के साथ मुझे हरा पाएगा? और वो बहुत सारे अटैक तैयार करने लगता है जो कि तीनों एलिमेंट के होते हैं। अपनी किस्मत को स्वीकार, तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो चारों तरफ से रेड पे अटैक कर देता है और रेड कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ आर्मर के अंदर रेड ठीक होता है लेकिन उसका आर्मर खराब होने लगता है। ये बंदा, क्या उसे लगता है वो मुझे इस तरह मार पाएगा? यहाँ रेडेंस अपना दूसरा अटैक भी तैयार कर लेता है। चलो देखते हैं तुम इसे कितने समय तक झेल पाओगे। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस बेकार आर्मर को तोड़ ना दूं। और वो अपनी बॉर्डर ब्लेड से भी रेड पे अटैक कर देता है और वो लगातार उस पर अटैक करता जाता है जो देख के ऑडियंस भी हैरान हो जाती है। वो तो लगातार हाई लेवल मैजिक का यूज कर रहा है, आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। डेरेंस तो सच में काफी डरावना है। यहाँ दूसरी तरफ आर्मर के अंदर रेड की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। ये काफी हैवी हटता है, इस तरह के अटैक खतरनाक हो सकते हैं। इस आर्मर को अभी भी कई सुधार की जरूरत है। वैसे भी मुझे काफी डाटा मिल गया है, मैं अब कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। और वो अपने रिपल्सर का यूज करने लगता है जिससे अर्थ हैंड करने लगते हैं। जैसे कि रेंस भी देख लेता है टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये जरूर एक फायर अटैक है। और उससे बचने के लिए एक बैरियर बना लेता है। किसी भी तरह के एलिमेंटल अटैक मेरे खिलाफ किसी भी काम के नहीं है। जो सुन के रेड थोड़ा स्माइल करता है और अपने अटैक को लॉन्च कर देता है जो कि रेंस के बैरियर पे छेद कर दिया, उसके फेस को छू के निकल जाता है। क्योंकि किसी तरह का एलिमेंटल अटैक नहीं था, ये थी लेजर, एक नई टेक्नोलॉजी जो देख के ऑडियंस भी हैरान हो जाती है। तो लेजर मैजिक है। क्या एक फॉर्जर जानता है लेजर मैजिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं? किंग कहते हैं रेड की लेजर एबिलिटी कुछ कुछ उस किटी डुओ की तरह है जो कि पहले आए थे। प्रिंसिपल सर आपको क्या लगता है? प्रिंसिपल कहते हैं हाँ ये कुछ इसी तरह है लेकिन इस एबिलिटी से कोई मैजिक ऑरा नहीं आ रहा। यहाँ रेड नोटिस करता है क्या पत्थर अभी तक हील नहीं हुआ? ऐसा लगता है मुझे उसके स्पेल करते हुए पूरा ध्यान देना होगा। चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और वो फिर से रॉकेट का इस्तेमाल करने लगता है। इस बार वो पत्थर टूट जाते हैं। डेड कहते हैं रेरेन जिस फौजी को तुम कमजोर समझते थे उसने अभी तुम्हें चोट पहुंचाई, कैसा लग रहा है? मैं तुमसे कहा था ना कि मैं ही तुम्हें हराऊंगा। यहाँ रेरेन इससे बहुत ज्यादा सदमे में होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तभी वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, तुम खत्म होने वाले हो। और वो बहुत सारे बड़े बड़े साइक्लोन बना लेता है। डेड सोचता है तो क्या ये वर्ल्ड क्लास मैजिक है? तो क्या वो सुपर लेवल का मैजिक नहीं था? जितना ज्यादा वो अपना पोटेंशियल दिखाएगा मुझे उतनी ज्यादा ही जानकारी मिलेगी उसके खिलाफ यूज करने के लिए। और वो अपने रिपल्सर से उस पर अटैक कर देता है लेकिन डेरेंस अपने टोर्नेडो से उसके अटैक को रोक लेता है। ये मत सोचो कि दोबारा काम करेगा क्योंकि तुम मेरे पोटेंशियल को इतनी बुरी तरह देखना चाहते हो। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें अभी यहीं मार डालूंगा। डेड कहता है क्या ये मैजिक मेरी लेजर से बचने का कोई तरीका है? और तभी वो नोटिस करता है उसके आसपास बहुत सारे अर्थ हैंड आ गए होते हैं। ये एबिलिटी फिर से अगर मैं पकड़ा गया तो काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और वो उनसे बचने लगता है लेकिन तभी एक हाथ उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। बहुत बुरा हुआ ना केवल ये बहुत बड़े हो गए हैं बल्कि पहले से तेज हो गए हैं। और तभी वो हाथ उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके अंदर फंस जाता है। तभी डेरेंस अपने टोर्नेडो को उन हाथ के आर पार कर देता है जो कि डायरेक्ट रेड को हिट करते हैं और उसे जमीन पे गिरा देते हैं जिससे उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। ये तो काफी बुरा हुआ। डेरेंस कहता है आखिरकार तुम केवल एक यूजलेस
स्लिम्बर ही हो, तुम दोबारा क्यों नहीं खड़े होते और मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाते हैं। यहाँ टीचर ऐसी कहती है पावर क्या रेरेंस असल में चाहता है, जिसके बाद हमें रेरेंस का पास्ट दिखाया जाता है। उसकी राइट आई उसकी मदर की ब्लड लाइन के कारण इस तरह की थी, जिसे कि आयरिस ऑफ मैजिक कहते हैं। आयरिस ऑफ मैजिक किसी भी तरह के मैजिक को ऑब्जॉर्व कर सकती है। रेरेंस का बचपन से उसकी पावर पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसीलिए वो अपनी रॉयल फैमिली से अलग थलग पड़ गया। आयरिस पावर वाले लोगों की संख्या काफी कम है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और कुछ समय बाद रॉयल ब्लड लाइन ने इसे खुद के लिए खतरा मान लिया, इसीलिए रीजेंट ने उनकी पूरी ट्रैक को खत्म करा दिया। उस दिन रीजेंट ने रेरेंस को बख्श दिया और तब से वो रॉयल फैमिली का हिस्सा बन गया। लेकिन उसकी लाइफ बहुत ज्यादा दुखों से भरी हुई थी। पर तभी एक दिन टीचर ऐसी और प्रिंसिपल उससे मिलते हैं। टीचर ऐसी कहती है मास्टर क्या ये वही बच्चा है। प्रिंसिपल कहते तुमने सही कहा, अब से इसकी देखभाल तुम्हारा काम है, क्या ये ठीक है। टीचर ऐसी कहती इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रेरेंस उन्हें देख के डरने लगते। इधर मत आओ, मेरी आंख श्रापित है, मैं तुम्हारे पूरे मैजिक को अपने अंदर संभाल लूंगा। टीचर ऐसी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, मेरे पास बहुत ज्यादा है। प्रिंस थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, अब तुम्हें दूसरों को चोट पहुंचाने से डरने की जरूरत नहीं है। और वो उसकी आंख को ठीक कर देती है। क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारी आंख कोई कर्ज नहीं है बल्कि एक गिफ्ट है, तुम्हारा नाम रेरेंस होना चाहिए, अब से मैं तुम्हारी मेंटर हूँ। जिसके बाद हम दोबारा रेरेंस को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंस रहा होता है, जल्दी से मर जाओ। यहाँ दूसरी तरफ रेड उसके साइक्लोन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अपने पेन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। भले ही मैं उसकी पावर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी मैं उसकी थोड़ी बहुत पावर का सामना कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी उसके किए गए अटैक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैं अपनी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसके अटैक सीधा जाके रेरेंस की आंख में समा जाते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे खिलाफ मैजिक किसी भी काम का नहीं है। जो देख के टीचर डोना भी हैरान हो जाती है, आखिर ये क्या है। टीचर ऐसी कहती है हाँ उसने सही कहा, ये खत्म हो चुकी बारुल ट्राइब की मैजिक ऑफ आयरिस है। यही कारण है कि रेरेंस की मैजिक एबिलिटी दूसरों से बहुत ज्यादा है। खैर वो अभी तक भी इसे पूरी तरह नहीं सीख पाया है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, फिर भी वो अपनी आयरिस को 15 मिनट तक संभाल सकता है। जब वो अपनी इस एबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं तो न केवल वो मैजिक एब्जॉर्ब कर पाता है बल्कि उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिसका हम रेड को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। ऐसा लगता है जैसे ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखा हो और मशीन गन से चेस्ट पर गोली मार दी गई हो। अगर मैजिक काम नहीं करेगा तो मैं इसे सीधे लड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। और वो अपने रिपल्सर से साइक्लोन पर अटैक करने लगता है पर उसके रिपल्सर ही खराब हो जाते हैं। धत तेरी की, मैंने इन्हें ओवरलोड कर दिया। रेरेंस कहता अब क्या क्या तुम्हारे छोटे गैजेट ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया है, मेरा मैजिक आउटपुट इसी तरह बढ़ता ही जाएगा। यहाँ रेड की हालत काफी खराब होने लगती है, मेरी बॉडी उसकी लिमिट पर जाने वाली है। तभी कोई उसे बुलाता है और रेड उसकी तरफ देखने लगता है। रेड तुम एक कर सकते हो। और हम देखते हैं इजाबेल होती है जिसके पीछे से ऐसा बोल रही होती है रेड तुम एक कर सकते हो, मुझे तुम पे विश्वास है। इजाबेल कहती तुम क्या कर रही हो। ऐसा कहती है जाहिर है तुम उसकी परवाह करती हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। और इजाबेल कहती है रेड हमारे वादे को मत भूलना। जो सुन के रेड हंसता है और उसे एक नई उम्मीद मिल जाती है। तभी रेरेंस भी इजाबेल को नोटिस कर लेता है, क्या ये आदमी किसी लायक भी है, मुझे योबाई को दिखाना होगा, ये लिम्बर कितना ज्यादा बेकार है। यहाँ दूसरी तरफ रेड भी उससे निकलने की कोशिश करने लगता है। रेरेंस कहता अभी भी बेकार कोशिश कर रहे हो, तुम जैसे कचड़े को चुपचाप लेटकर सड़ने की जरूरत है, अपनी हार मान लो, मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बना दूंगा। और वो अपनी मैजिक पावर को और भी बढ़ा देता है। तभी रेड अपने हाथ से कुछ करने लगता है जिससे रेरेंस के पीछे कुछ आ जाता है। तुम मैजिक की तुलना क्राफ्टमैनशिप से कैसे कर सकते हो। रेड कहता है शांत हो जा, तुम बस एक बच्चे हो जिसे सेकंड ईयर सिंड्रोम है। और वो उस पर अटैक कर देता है जो देख के ऑडियंस हैरान हो जाती है क्योंकि रेड का रोबोट लकी 3 खड़ा हो गया होता है और रेरेंस पे अटैक कर देता है जिसे कि रेरेंस नोटिस कर लेता है पर रोबोट का हेड उसे लग जाता है। लेकिन रेरेंस ने एक सील बना के खुद को बचा लिया होता है। आखिर ये चीज अभी भी कैसे हिल रही है। तभी वो रोबोट उस पर दोबारा अटैक कर देता है और एक के बाद एक उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ रेड भी रेरेंस की मैजिक से फ्री हो जाता है। आखिरकार मैंने उसका ध्यान इतना हटा दिया कि उसका मैजिक बंद हो गया। तभी वो अपना आर्मर खोलता है पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मैंने इससे पहले कभी लड़ाई नहीं की, मुझे नहीं पता था मुझे इस दुनिया में इस तरह के लोगों से लड़ना होगा। तभी वो कुछ नोटिस करता है उसके आर्मर में डैमेज हो गया होता है। वर्ल्ड मैजिक तो काफी पावरफुल है, इसने किसी तरह मेरे यूजलेस लिम्बर के आर्मर को डैमेज कर दिया। मैंने कुछ समय के लिए उसका ध्यान भटका दिया है पर मुझे नहीं लगता लकी 3 से ज्यादा देर तक कर पाएगा। ऐसा लगता है रेरेंस को हराने के लिए नॉर्मल चीजों का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। और वो एक स्क्रोल निकालता है जिसमें बॉम्ब जैसा कुछ बना होता है। अब मैं केवल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिन्हें मैंने टेस्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैं इसके डैमेज को कंट्रोल कर पाऊंगा या फिर नहीं। यहाँ दूसरी तरफ रेरेंस थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता आखिर ये सब कब खत्म होगा। रेड कहता है रेरेंस तुम कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि ये काफी हार्ड बैटल है। क्या तुम अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होगे? तुम अपना घमंडी रवैया इसी तरह बनाए रख सकते हो, मैं इन सभी के सामने तुम्हें हरा दूंगा। जो सुनकर रेरेंस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके रेड के रोबोट को लटका देता है और पावर अप करके रेड की तरफ बढ़ने लगता है। तुम काफी मजेदार हो, मैं तुम जैसे बेकार इंसान के लिए अपने ड्रैगन फॉर्म में क्यों बदलूं? रेड कहता अब जो भी होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। रेरेंस कहता बेकार इंसान, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो उसे दिखाने का समय आ गया है। तभी रेड अपने पेन और स्क्रोल का यूज करके अपने वेपन को तैयार करने लगता है जिससे उसके हाथ में एक आर्मर बनने लगता है जो कि असल में एक गन होती है और वो उससे रेरेंस पर निशाना लगाने लगता है। खैर मैंने एक इंसान के यूज के लिए इस वेपन की पावर को कम कर दिया है, फिर भी इस वेपन से होने वाली तबाही ऐसी होगी जिसे पहले किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैं सोच रहा हूँ इस दुनिया के मैजिक और मेरे वेपन में कौन ज्यादा पावरफुल होगा। और वो अपने
टारगेट को लॉक कर लेता है, इसका शॉट छकने के लिए तैयार हो जाओ, और अपने वेपन से फायर कर देता है, जिसकी गोली तेजी से रेरेंस की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उसकी बुलेट बीच में ही खुल जाती है, जिससे एक बैरियर निकलने लगता है। यहाँ रेरेंस भी उससे बचने के लिए अपने एंजल ब्लेसिंग अटैक को तैयार कर लेता है, और रेड की बुलेट से निकला बैरियर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उन दोनों को अपने अंदर समा लेता है, और एंजल से टकराते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसका ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अरीना के चारों तरफ लाइट के अलावा कुछ भी नहीं होता, और इसकी शॉक वेव एली और मोडो तक भी पहुंच जाती है। मोडो कहता है ये सब क्या है, क्या ये अर्थक्वेक है? एली बाहर देख के कहता है ये अर्थक्वेक नहीं है, ये तो अरीना से आ रहा है। यहाँ अरीना में ब्लास्ट थोड़ा शांत हो जाता है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे केवल व्हाइट लाइट बस याद है, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। हैंस कहता है वो चीज जिसे रेड ने यूज किया वो तो काफी ज्यादा डरावनी थी। ऑडियंस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उधर देखो आखिर वो क्या है, और ये प्रिंसिपल की शील्ड होती है जिससे उन्होंने सभी को बचा लिया होता है। तभी कैसर कहते हैं नीचे देखो आखिर वो क्या चीज है, जिसे देख के हैंस की हालत खराब हो जाती है, और ये रेड का आग का गोला होता है जो कि रेड के न्यूक्लियर बम से बना होता है, और उसकी बनाई गई शील्ड के कारण वो एक ही जगह सीमित हो गया होता है। ये फायरवॉल तो काफी ज्यादा बढ़िया, रीनो पूरी तरह खत्म हो गया है। कहना ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट सच में फॉर्जिंग क्लास का है। यहाँ तक कि टीचर भी देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सोबिसास कहता है रॉयल हाइनेस क्या आप ठीक हैं? किंग कहते हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक आप और प्रिंसिपल मेरी साइड हैं। सोबिसास सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रेड इतने जल्दी इतना अच्छा हो गया, उसने एक ही पल में इस तरह की चीज बना दी। अगर वो इस तरह की चीजों का उत्पादन बढ़ा दे तो एम्पायर को बैटलफील्ड में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तभी प्रिंसिपल कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इस वेपन का यूज बैटलफील्ड में किया जाए तो काफी बड़ी संख्या में लोग मर सकते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक आइडिया है सोबिसास, और मुझे विश्वास है रेड के भी खुद के कारण होंगे। सोबिसास कहता है सलाह के लिए आपका धन्यवाद प्रिंसिपल। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं उसने भी एक बैरियर बना के खुद को बचा लिया होता है, लेकिन तब भी उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। इसकी पावर बहुत ज्यादा थी, मुझे इसका इस्तेमाल ध्यान से करना होगा वरना इसके काफी खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं। किस्मत से मेरे पास पैलमून स्टोन था जिसकी मदद से मैंने अपने चारों ओर बैरियर बना लिया, वरना मैं भी इस विस्फोट की चपेट में आ जाता। लेकिन अच्छी बात है कि विस्फोट के बाद निकली एनर्जी को बैरियर ने अच्छे से रोक लिया है। डायसन स्पेयर की विस्फोट पावर 100% नहीं थी, लेकिन तब भी ये काफी ज्यादा खतरनाक था। मुझे इसका इस्तेमाल ध्यान से करना होगा, अभी भी इसका यूज काफी खतरनाक परिणाम पैदा कर सकता है। खैर सबसे बड़ी बात किसी भी तरह की गलती काफी दिक्कत पैदा कर सकती है, और वो थर्मल स्कोप से फायरवॉल के अंदर देखने लगता है, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार अब मैं सांस ले सकता हूँ, और तभी बैरियर के अंदर की आग खत्म होने लगती है। क्या सब कुछ खत्म हो गया? फायरवॉल उम्मीद से जल्दी खत्म हो रहा है, इसमें जरूर काफी कम समय लगेगा। और तभी वो उसके बैरियर को हटा देता है। वो गोला हट रहा है, वो तो छोटा हो रहा, आखिर क्या होने वाला है? यहाँ वो गोला बड़ी तेजी से स्विंग हो रहा होता है, और उससे निकलता है एंजल का स्टैचू जिसे रेड बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन वो स्टैचू टूट गया होता है। तभी उसका बैरियर पूरी तरह श्रिंक हो जाता है, और वहाँ पे केवल और केवल लावा होता है। वहाँ तो एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं बचा। रुको ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है वहाँ कुछ चमक रहा है, और हम देखते ये एक फायर स्पिरिट होती है। अब मैं बहुत ज्यादा भर चुका हूँ, जिसे देख के टीचर ऐसी और टीचर डोना भी हैरान हो जाती है। टीचर ऐसे कहती है तो एक शैतान है। टीचर डोना कहते हैं कि रेरेंस स्पिरिट को भी समन कर सकता है। यह स्पिरिट कहती है रेरेंस मुझे नहीं लगता मैं दोबारा जल्दी आ पाऊंगा, मुझे इसे ठीक तरह से पचाना होगा। जो सुन के रेड सीरियस हो जाता है। तभी उस लावा से कुछ बाहर आने लगता है। तब लोग वहाँ देखो लावा हिल रहा है, आखिर ये क्या चल रहा है? और तभी उस लावा से निकलता है रेरेंस जो कि उसके ड्रैगन फॉर्म में होता है। ये तो रेरेंस है, वो तो अभी भी जिंदा है। क्या ये रेरेंस का ड्रैगन फॉर्म है? उसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। यहाँ टीचर ऐसी सोचती है उसका ड्रैगन फॉर्म दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसा इसलिए हो क्योंकि वो इस तरह के कठिन समय में इवॉल्व हो गया है? प्रिंसिपल सोचते हैं ऐसा लगता है वो रीजेंट के काफी करीब पहुंच गया है। रेड भी ये देख के थोड़ा हैरान होता है। भले ही वो शॉर्टन का पेलोड था, फिर भी वो डायसन एरिया के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर को झेलने में सक्षम था। यह रेरेंस उसकी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, और तभी वो उसी लावा का यूज करके रेड पे अटैक कर देता है, जिसे कि रेड डॉज करने लगता है, पर उसके थ्रस्टर खराब हो जाते हैं। ये चीज तब खराब हो रही है जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और तभी रेरेंस उसके पास आ जाता है और उसे पंच मार के जमीन पर पटक देता है, लेकिन रेड एक शील्ड बना के खुद को किसी तरह बचा लेता है और अपने पेन का यूज करके काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर रेरेंस उसे ऐसा करने से रोक देता है। इस पेन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, क्या तुम्हें समझ आया? रेड कहता है तुम्हारे ड्रैगन फॉर्म के बिना तुम कुछ समय पहले ही मर गए होते, क्या तुम्हें समझ आया? मरते समय भी तुम्हारा रवैया बिल्कुल पहले की तरह ही है। अब यूवी समेत पूरा अरीना देखेगा कि मैं तुम्हें रौंद के कैसे जीत हासिल करता हूँ। तभी रेड हंसने लगता है। मुझे नहीं पता था एक घमंडी प्रिंस इतना ज्यादा मजाकिया हो सकता है। आखिर तुम किस पे हंस रहे हो? रेड कहता है तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो और शांत रहने का नाटक करते हो। अंदर ही अंदर तुम लोगों का अटेंशन और तारीफ चाहते हो। मेरा 9th क्लास का सिंड्रोम भी कुछ इसी तरह था, लेकिन तुम तो दिन भर बस मेरी बाइक को घूरते रहते हो। क्या तुम्हें खुद पर जरा भी शर्म नहीं आती? बिल्कुल सही, इस मैच का फैसला हो गया है, लेकिन बदकिस्मत से मैं ही जीतूंगा। क्या तुम्हारी बकवास बंद हो गई? अब तुम्हारे मरने का समय है। और वो रेड पे अटैक करने लगता है, जो देख के इजाबेल उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है। साथ ही सभी स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, किंग सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि रेड नहीं उल्टा रेड इस पे अटैक कर दिया होता है और उसके एक पंख और हाथ को काट दिया होता है, और ये करने से उसके आर्मर की पावर भी लगभग खत्म हो जाती है। ऑडियंस कहती है क्या फॉर्जिंग क्लास के रेड ने रेरेंस का हाथ काट दिया? क्या रेरेंस ने अभी अभी अपना हाथ खो दिया? रेरेंस सोचता है क्या उसके हाथ का वेपन पहले ही खराब नहीं हो गया था? कमीने, तूने इस समय के लिए अपनी सेफ्टी को कम दिखाने का नाटक किया।
रेड कहता है ये वेपन खासकर तुमसे निपटने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये पहले वाले लेजर कैनन की तरह नहीं है। पहली वाली लेजर 2000 मीटर तक की दूरी पर निशाना लगा सकती है, इससे ज्यादा दूरी होने पे इसकी पावर कम हो जाती है। लेकिन जिस लेजर ब्लेड को मैंने कुछ समय पहले इस्तेमाल किया वो क्लोज कॉम्बैट का वेपन है, इसी लाइट को कंप्रेस करके बनाया गया है, इसीलिए इसकी लंबाई 3 मीटर तक है। लेकिन भले ही इसकी लंबाई कम हो पर इसकी पावर काफी ज्यादा है। बेशक तुम्हारी एबिलिटी और स्पीड के कारण मैं तुम पर तभी हिट कर सकता था जब तुम्हारा ध्यान भटका हो, जिससे रेरेंस बहुत गुस्से में आ जाता है। तो क्या हुआ अगर मेरा एक हाथ चला गया हो? क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही? मैं तुम्हें अभी भी कुचल सकता हूँ। और वो अपने कटे हुए हाथ को सील करके दूसरे हाथ से बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है और रेड पर चार्ज कर देता है। अब तो यही मरने वाला है। लेकिन रेड काफी चिल होता है, नहीं मेरा शुरू से ही लेजर का इस्तेमाल करके तुम्हें हराने का इरादा नहीं था। तभी रेरेंस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। मेरा मानना है मेरी जीत किसी और चीज पर निर्भर है। आखिरकार इसका असर शुरू हो गया। तभी रेरेंस का बॉडी फोर्स गायब हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? रेड इस बार तुमने क्या किया? वो तो काफी ज्यादा करीब था, अब आखिरकार इसका असर हुआ। आखिरकार तुम एक मॉन्स्टर ही हो। रेरेंस कहता है ये सब क्या हो रहा है? कमीने मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें ये समझा भी दूं तब भी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। इलाज तो अभी शुरू हुआ है, तुम्हें बहुत कुछ होने वाला है। धीरे धीरे तुम्हारी सारी सेंसेस खत्म होने लगेंगी, जब तक कि तुम्हारी शरीर की लास्ट सेल तक खत्म ना हो जाए। डेरन सोचता है रेड तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ इस तरह खत्म कर पाओगे? तभी उसे दिखना बंद हो जाता है और केवल लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ तो गलत है, मैं आसपास की आवाज सुन सकता हूँ लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और उसे केवल लोगों की आवाज सुनाई देती है। तुम दोनों खड़े क्यों हो? लड़ क्यों नहीं रहे? डेरेंस जागो, हम तुम्हारे साथ हैं। डेरेंस को मार डालो, उसे अभी मार डालो, जल्दी करो, दोबारा लड़ना शुरू करो। डेरेंस कहता है रेड बेवकूफ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया है? तुम जैसे निकम्मे लोग मुझ जैसी रॉयल्टी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये जहर होगा। आखिर ये कौन सा जहर है? जल्दी बोलो। जब तुमने उस ब्लास्ट को ऑब्जर्व किया तभी मुझे पता चल गया कि मैं फाइट जीत चुका हूँ। ये कोई जहर नहीं है, तुम जिसे महसूस कर रहे हो वो इस जगह रहने वाले लोगों की समझ से परे है। जिसके बाद हमें न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बताया जाता है कि वो क्या है, किस तरह काम करता है और उससे क्या होता है। यहाँ रेरेंस की हालत पहले से भी और खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जो देखिए टीचर डोनो और टीचर ऐसी हैरान हो जाती हैं। टीचर ऐसी सोचते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेरेंस की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, मुझे इसे तुरंत ही रोकना होगा। तभी प्रिंसिपल उसे टेलीपैथी से बात करते हैं, ऐसी भावनाओं में मत बहो। लेकिन टीचर, प्रिंसिपल कहते हैं बहुत ज्यादा प्यार और देखभाल कभी कभी खतरा बन जाती है। रेरेंस को खुद से ही मुसीबतों का सामना करना होगा और टीचर ऐसी न चाहते हुए भी मान जाती हैं। यह रेरेंस की हालत पहले से बुरी हो जाती है और उसे बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा होता है। रेड कहता हार मान लो, शायद तुम्हें अभी बचाया जा सकता है। हो सकता है प्रिंसिपल के पास तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका हो। पर रेरेंस हार नहीं मानता, तभी उसकी स्किन पूरी तरह गल जाती है, जिसे इस तरह देख के सभी लोग शांत हो जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक घमंडी इंसान जिसके पास गॉड ब्लेसिंग है उसकी हालत कुछ इस तरह हो जाएगी। रेरेंस कहता है मैंने अभी हार नहीं मानी और वो अपने बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करके जैसे तैसे उड़ जाता है। मैं रॉयल फैमिली में सबसे टैलेंटेड हूँ, आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं कैसे तुम जैसे एक यूजलेस लिम्बर से हार सकता हूँ? और वो रेड पे अटैक कर देता है, लेकिन उसका पंच बहुत ज्यादा वीक होता है, जिससे रेड को कुछ भी नहीं होता। रेड कहता है तुम बहुत ज्यादा निराशाजनक हो। क्या तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे आसपास घूमती है और तुम्हें कोई हीरो मानती है? रॉयल फैमिली का सबसे टैलेंटेड इंसान कौन है? मेरी नजरों में तो तुम बस एक कचरे हो। और वो उसे पंच मार देता है और रेरेंस नीचे गिर जाता है, जो देख के सभी लोग शांत हो जाते हैं। क्या ये सब खत्म हो गया? सोफी सास ये देख के स्माइल करता है और फिर अरीना में आ जाता है, जहाँ वो रेरेंस की हालत देखता है और फिर रेड को विनर डिक्लेयर कर देता है। तो इस साल के किंगडम कप का विनर है रेड, जो सुन के सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। पर एक सेकंड, आखिर सिंचन क्या कर रहा है यहाँ पे? जिसके बाद टीचर ऐसी और प्रिंसिपल भी रिंग में आ जाते हैं। टीचर ऐसी कहती है टीचर प्लीज रेरेंस को बचाने के लिए टाइम मैजिक का यूज कीजिए। प्रिंसिपल कहते हैं ऐसा लगता है कोई समस्या है। टीचर ऐसी कहते हैं टीचर आखिर क्या हुआ है? प्रिंसिपल कहते हैं ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। ऐसा लगता है जिंदगी को बनाने वाले सभी कंपोनेंट को तोड़ दिया गया है। ऐसी चिंता मत करो, मुझे पहले इसकी जांच करनी होगी, जिसके बाद ही हम रेरेंस को ठीक कर सकते हैं। और वो सीट बैरियर में बंद करके वहां से ले जाते हैं। यहाँ सोफी सास रेड से कहता है मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी नहीं ज्यादा तरक्की कर लोगे, तुमने तो रॉयल फैमिली के गिफ्टेड मेंबर को भी हरा दिया। रेड कहता मुझे करना ही था, मैं काफी स्मार्ट हूँ। सोफी सास कहता है क्या तुम्हारी चोट बहुत ज्यादा सीरियस है? क्या तुम्हें मेडिकल रूम जाना है? पर तभी वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है, जिसे कि इजाबेल पकड़ लेती है। रेड कहता है यू भाई, मैंने अपना वादा पूरा किया। इजाबेल कहती है बेब को मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, आई थैंक यू। यह ऑडियंस में से एक बंदा कहता है किसने सोचा था रेरेंस फॉर्जिंग क्लास के एक बंदे से हार जाएगा? मैंने कहा था अपनी प्रॉपर्टी को सट्टे में मत लगाओ। और उसके साथ का बंदा सदमे में होता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस अपना घर और पैसे लगाए थे। जिसके बाद फॉर्जिंग क्लास भी रिंग में आने लगते हैं। टीचर मार्टिन कहते क्या रेड ठीक है? क्या उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है? इजाबेल कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस थक के सो गया है। टीचर मार्टिन हंसते हुए कहती है ये तो चमत्कार है, मैंने नहीं सोचा था इतने साल लास्ट आने के बाद और इन सभी टूर्नामेंट के बाद हम इस कप को घर ले जा पाएंगे। फॉर्जिंग क्लास भी काफी खुश होते हैं, आखिरकार उन्होंने एक कप जीत लिया होता है। तभी किंग भी उन्हें ट्रॉफी देने के लिए आ जाते हैं। किंग कहते हैं फाइनल मैच बहुत रोमांचक था, रेड इस ट्रॉफी का हकदार है। इजाबेल कहती है आपका शुक्रिया रॉयल हाइनेस। किंग कहते हैं टीचर मार्टिन रेड की तरफ से इस कप को स्वीकार करें, फॉर्जिंग क्लास को इस जीत पर बहुत गर्व होना चाहिए। टीचर मार्टिन कहते हैं आपका धन्यवाद रॉयल हाइनेस, रेड ने हमें फॉर्जिंग का नया ज्ञान दिया।
दिया है। मुझे आशा है फ्यूचर में एम्पायर के विकास के लिए सभी लाभदायक होगा। चलिए एक बार फिर से रेड और कोचिंग क्लास के लिए शेयर करें। और ये सभी चीजें रीजेंट की बेटी बड़ी ध्यान से देख रही होती है, जिसके बाद हम प्रिंसिपल और टीचर ऐसी को देखते हैं। टीचर ऐसी कहते हैं, टीचर क्या सचमुच आपके टाइम मैजिक का कोई असर नहीं होगा? तो डरेंस की हालत इतनी खराब हो गई कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी उसके मुंह से दोबारा खून निकलने लगता है। सबसे बुरी बात यह है कि डरेंस की हालत अब और खराब होते जाएगी और वो एक रेड जेम निकाल लेते हैं। टीचर ऐसी सोचते हैं आखिर ये कौन सा क्रिस्टल स्टोन है। टीचर ऐसी सोचते हैं क्या ये मास्क्ड क्रिस्टल स्टोन है? नहीं, अगर ये पेलमून स्टोन भी है तब भी इसकी मैजिक की बराबरी नहीं की जा सकती। इतना ज्यादा मैजिक। टीचर क्या ये वही चीज है जिसके बारे में आपने मुझे पहले बताया था? प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये वही चीज है जिसे इस दुनिया और इसकी सभी जीवों को बनाया है। इसे स्टोन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। और वो उसे रेरेंस के ऊपर रख देते हैं, जैसे उसके पास एक मैजिक सर्कल बन जाता है, जिस मैजिक सर्कल से ब्लड निकल के उसकी बॉडी पे गिरने लगता है, जिससे वो दोबारा हील होने लगता है और पहले की तरह हो जाता है। तभी उसे होश आ जाता है। ऐसी सभी जीवों का निर्माण बैलेंस बनाने की कीमत पर होता है। मैं केवल उसे दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, फिर से एक नया जीवन दे सकता हूँ, लेकिन उसे अपनी जिंदगी के आने वाले दिनों में अपनी सभी कमियों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। जिसके बाद रेरेंस हील हो जाता है और उनका काम पूरा हो जाता है। टीचर ऐसे कहते हैं, टीचर एक बार एक्टिव होने के बाद इस मैजिक स्टोन में इतनी ज्यादा पावर क्यों है? मैं तुम्हें फिर कभी इसके बारे में पूरी तरह बताऊंगा। तभी रेरेंस को पूरी तरह होश आ जाता है और वो रेड का नाम चिल्लाने लगता है, आखिर तू कहाँ है? जल्दी बाहर निकल, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, बाहर निकल, यूज स्लिम्बर बाहर निकलो, मेरा सामना कर। तभी वो टीचर ऐसी की आवाज सुनता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, मरने के लिए तैयार हो जा। पर टीचर ऐसे उसे एक थप्पड़ मार देती है, तुम पागल हो, अपने होश में आओ, मैच पहले ही खत्म हो चुका है, तुम हार चुके हो। डेरेंस कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं जरूर जीता हूँ, मैं जीत गया हूँ ना। टीचर ऐसे कहते हैं, बेवकूफ, अगर प्रिंसिपल ना होते तो तुम पहले ही रेड के हाथों मारे जाते हैं। जो सुन के डेरेंस बाबला हो जाता है, मैं हार चुका हूँ, मैं हार गया। प्रिंसिपल कहते हैं, डेरेंस मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, जाहिर है इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी निकले हैं, अब से तुम्हें इन समस्याओं से खुद ही निपटना होगा। मुझे आशा है इस मैच ने तुम्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया होगा। और तभी हम प्रिंसिपल के हाथ को देखते हैं, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है और डेरेंस अपनी हालत को देख के इसे पचा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो अंधा हो गया होता है और उसका एक हाथ भी कट गया होता है। जिसके बाद हम स्टूडेंट्स के रेजिडेंस को देखते हैं, जहाँ रेड आराम कर रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और कुछ लोग उसके सामने होते हैं, जिन्हें देख के रेड डर जाता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी उसकी पीठ अकड़ जाती है और वो लोग उसे संभालने लगते हैं। रेड कहता, आखिर मैं रेजिडेंस बिल्डिंग में क्यों हूँ? हम तुम्हें यहाँ लेके आए, तुम पूरे दिन से सो रहे थे, हम सभी लोग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। रेड कहता, आप सब यहाँ क्यों हैं? सोफी साज भी यही हैं। जब मैं सो रहा था तब सब लोग मुझे देख रहे थे, ये काफी अजीब है। तभी वो लोग उसे चेयर करने लगते हैं, तुम शर्मा क्यों रहे हो? आखिरकार तुम एक चैंपियन हो, अगर तुम कोई काम कराना चाहते हो तो हमें बताओ, हम उसे कर देंगे। तभी मोडो निराश होते हुए कहता है, रेड के चैंपियन बनने के कई फायदे हैं। रेड कहता, मोडो क्या तुम ठीक हो? मोडो कहता, बेशक मैं ठीक हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। हम एक ही रूम में थे जहाँ मैली एली की देखभाल कर रही थी, उसे खाना खिलाने और पानी पिलाने में। एली कहता, हाँ ये काफी परेशानी भरा था। मोडो कहता, तुम अपनी बकवास बंद करो। मोडो कहता, लेकिन इस सब के बीच तुम्हारे साथ सबसे अच्छा हुआ रेड, पोस्टल क्लास के टीचर यालीरा ने तुम्हें खुद से हील किया, जो सुन के सभी लोग टमाटर बन जाते हैं। जिसके बाद हम रेड की हीलिंग को देखते हैं। मोडो कहता है, मेरा क्या, मेरे साथ क्या हुआ? आखिर हमारे बीच इतना अंतर क्यों है? और हम देखते हैं बिली ने मोडो की काफी अच्छे से देखभाल की होती है, जिसके प्यार को मोडो बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुखी आत्मा बन गया होता है। तभी एली कहता है, रेड तुम तो रेडेंस को भी हरा पाए, तुम तो काफी पावरफुल हो, जब तुम खाली हो तो हमें कभी कभी मुकाबला करना चाहिए। रेड कहता, हम जरूर ऐसा करेंगे, लेकिन अपनी उस एबिलिटी का यूज मत करना जो तुमने बोनो के खिलाफ इस्तेमाल की थी। तभी टीचर मॉर्डन कहते हैं, मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम काफी ठीक लग रहे हो, तुमने एक बेहतर स्टूडेंट बनके मुझे एक प्राउड टीचर बना दिया। रेड कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मुझे काफी अच्छे से समझाया है टीचर, अगर मेरे पास पेलमून स्टोन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं जीत पाता। तलवार चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, केवल एक टैलेंटेड स्वॉर्डमैन ही उसे अच्छे से चला सकता है। पेलमून स्टोन के साथ भी ऐसा ही है। तभी सोफी सास कहता है, रेड खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारी फॉर्जिंग स्किल ने हम सभी को सरप्राइज कर दिया था। और उसके सिर पे हाथ रख के कहता है, अगर तुम इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहे तो आगे चल के तुम एक स्क्वाड्रन लीडर बन सकते हो। रेड कहता है, अगर मैं आपकी देखरेख में ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी वहाँ खाने के साथ इजाबेल आ जाती है। रेड कुछ समय पहले ही जागा है और उसे आराम करने की जरूरत है, आप सभी लोग कुछ समय के लिए जा सकते हैं, मैं उसकी देखभाल अच्छे से कर लूंगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ऐसे कहते रेड, ऐसा लगता है तुम्हारा प्यार का सूप पक चुका है, जल्दी मिलते हैं। और ये देखिए मोडो की आंसुओं की धारा बह जाती है, पर वो लोग उसे घसीट के ले जाते हैं। सोफी सास कहता है, अपना ध्यान रखना, जब तुम ठीक हो जाओ तो हमें किंग के पास चलना है। जिसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है और रूम में रेड और इजाबेल बचते हैं। रेड सोचता है, मैंने नहीं सोचा था एक डीमन क्वीन मेरे लिए सूप बना कर लाएगी। इजाबेल कहती, सूप अभी गर्म है, थोड़ा इंतजार करो। रेड सोचता है, क्या ये मुझे खुद खिलाने वाली है? रेड कहता है, दरअसल मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, तो मैं आराम करना चाहिए, तो मैं स्वॉर्डमैनशिप क्लास के डोम में भी जाना है। इजाबेल कहती है, मेरा रूम है, मैं कहीं और क्यों जाऊंगी? रेड कहता है, तुम्हारा रूम, तो क्या इसका मतलब तुम फिर से यहीं रहोगी? क्या तुम शांति से लेटे नहीं रह सकते? रेड कहता, हाँ मैं समझ गया। तभी वो सोचने लगता है, मुझे अभी एहसास हुआ मैंने साफ कपड़े पहने हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इजाबेल ने खुद बदला हो? और वो अपने कपड़े देख के हंसने लगता है।
और फिर उन कपड़ों को सूंघने लगता है और वो मुझे अपने बेड पर सोने भी दे रही है, इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है। तभी इजाबेल उसे देखने लगती है, तुम क्या कर रहे हो, जिसके बाद उसकी अच्छे से देखभाल हो जाती है और फिर इजाबेल उसे अपने हाथों से बनाया हुआ बहुत टेस्टी सूप पिलाती है। क्या ये दलिया है या फिर शायद डीमन रेलम में दलिया ऐसा ही दिखता हो। इजाबेल कहती है दरअसल मैंने पहली बार इसे बनाया है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। जो सुन के रेड उसे जल्दी से खा लेता है। बेब को आराम से ये गर्म है और रेड को इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और खुशी के मारे वो खांसने लगता है। इजाबेल कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या ये गंदा बना है। असल में मैं इसकी गंध नहीं सूंघ सकती, चलो इसे चख के देखते हैं। और वो उसे चखने लगती है पर रेड उसे रोक देता है, नहीं ये गंदा नहीं बना, मेरा गला खराब हो गया है, मुझे इसे और खाना है। और वो जल्दी से उसका पूरा बाउल ही कटक जाता है, जो रेड को काफी अच्छा लगता है, ये तो काफी अच्छा है, ये काफी टेस्टी है। इजाबेल कहती है तुम इसे जबरदस्ती खाने की कोई जरूरत नहीं है। रेड कहता मैं नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये सच में काफी टेस्टी है, क्या मैं तुमसे कह सकता हूँ कि अब से तुम रोज मेरे लिए दलिया बनाओ। जो सुन के इजाबेल शर्मा जाती है और हाँ कहती है। डैड कहता मैं सीरियस हूँ इजाबेल, मैं तुम्हारे हाथ का बना दलिया खाना चाहता हूँ और केवल तुम्हारा। और वो लोग थोड़ा पास आ जाते हैं, जिसका फायदा उठा के रेड उसे किस करने लगता है। इजाबेल कहती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जिससे रेड शर्म से पानी पानी हो जाता है। इजाबेल कहती है तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ कुछ बात करने आई हूँ। बेब को पुटो हमें आगे क्या करना है इसके लिए प्लान बनाने के बारे में चर्चा करनी है। रेड कहता हाँ मैंने टूर्नामेंट जीत लिया और मेजर का पद हासिल कर लिया है, अब मैं अपनी इच्छा अनुसार दीवार के अंदर बाहर हो सकता हूँ। रेड कहता है बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा था, हमें कोई प्लान बनाना होगा, हमें दीवारों से बाहर जाने का राइट मिल गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। इजाबेल कहती है क्या हमें डीवल टाइम में वापस चलना चाहिए। डैड कहता असल में इस बारे में सोचे तो हमें एम्पायर में आए 4 महीने हो चुके हैं, डीमन ट्राइब मेरे आने का इंतजार कर रही है, मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। डैड कहता है लेकिन तुम्हारे लोग तुम्हारे इस फॉर्म को नहीं पहचानेंगे ना, इसके अलावा क्या हम दोनों के पास विद्रोहियों का सामना करने की ताकत है। इजाबेल कहती मेरी अभी की ताकत के साथ ऐसा करना मुश्किल है, इसीलिए अभी हमें मेरे डीमन फॉर्म को वापस लाने का तरीका ढूंढना होगा। तुम्हारे डीमन फॉर्म को वापस लाने का तरीका, हमें अपनी सोच को उस समय ले जाना होगा जब तुमने अपनी पावर्स को खोया था, तभी उसे याद आता हाँ यहाँ आने के बाद मैंने उसका डीमन फॉर्म देखा था। इजाबेल तुम्हारी मैजिक पावर थोड़ी ठीक हो गई है ना। इजाबेल कहती है हाँ हाल ही में मेरी थोड़ी पावर वापस आ गई है, खैर भले ही मेरे पास कोई बॉडी फोर्स नहीं है फिर भी मैं इसे देख के बता सकता हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने इसे महसूस किया था जब तुम अपने डीमन फॉर्म में थी, और फिर जब तुम टोल्स बोई से फाइट कर रही थी तो मैंने इसे एक बार फिर से महसूस किया था। तो तुम्हें तुम्हारी पावर्स को वापस लाने के तरीके के बारे में पता होना चाहिए। इजाबेल कहती है मैं असल में कुछ हद तक ठीक हो गई हूँ, हालांकि ये मेरे रियल फॉर्म की तुलना में कुछ भी नहीं है, मेरी रिकवरी बहुत ज्यादा धीमी है। जब मैं टीचर डोना के साथ स्वॉर्डमैनशिप सीख रही थी तो मैंने वॉटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग की थी, उनकी ट्रेनिंग के कारण मेरा बॉडी फोर्स अचानक से काफी बढ़ गया, और मैं जानती हूँ मैं ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि मेरा डीमन कोर एक्टिव हो गया है। डैड कहता है डीमन कोर क्या ये किसी प्रकार का बॉडी पार्ट है। शिवलियों की धरती में हर किसी के पास एक बॉडी फोर्स होता है जिसमें फौजिंग क्लास के लोग भी आते हैं, भले ही वो थोड़ी क्वांटिटी में क्यों ना हो, फिर भी उनके पास सोर्स होता है। डैड कहता है क्वांटिटी को समझना आसान है लेकिन सोर्स क्या है। मैं भूल गई कि तुम्हें इन बातों के बारे में नहीं पता। सोर्स बॉडी फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम इसे एक चिंगारी की तरह भी कह सकते हो, एक चिंगारी जो एक बार जलने के बाद खुद से शुरू हो जाती है और सभी लोगों का बॉडी फोर्स इसी के आधार पर बनता है। अब मैं समझ गया, डीमन कोर ही डीमन टाइप का सोर्स है। गलत, डीमन कोर एक अलग चीज है, मैं अकेले इंसान हूँ जिसके पास ये है। एग्जाम्पल ये कुछ ह्यूमंस के पास ड्रैगन एबिलिटी होती है और वे सभी रॉयल फैमिली के मेंबर होते हैं, हालांकि ये एबिलिटी सभी के बीच बढ़ती है, जबकि डीमन कोर केवल डीमन टाइप के लीडर के पास होता है। और जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो डीमन द्वारा उत्पन्न उनकी डीमन पावर उनकी ड्रैगन एबिलिटी से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। डैड कहता तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने बिना ट्रांसफॉर्म हुए उसे आसानी से कुचल दिया। इजाबेल कहती है सब यूजिस मेंबर से बनी तलवार के कारण हुआ जो तुमने मेरे लिए बनाई थी, ये एक काफी अच्छा वेपन है। डीमन टाइप के लीडर के पास एक जबरदस्त डीमन कोर होता है, जबकि ह्यूमन ड्रैगन के ब्लड को साझा करके उनकी एबिलिटी प्राप्त करते हैं। आखिर में इन दोनों शक्तियों के बीच एक बैलेंस बन गया। हालांकि कहानियों में कहा जाता है कि इस दुनिया के देवताओं का खून डीमन टाइप के लीडरों की रगों में बह रहा है और डीमन टाइप की स्थापना मेरे एंसेस्टर ने बाकी डीमन क्लैन को जीत कर की थी। डैड कहता मैं जितना समझ सकता हूँ उसके हिसाब से तुम्हारी पावर उन सभी ह्यूमन से ज्यादा है जिनके पास ड्रैगन ब्लड है, तो फिर तुम्हारी रिकवरी भी काफी तेज होनी चाहिए। अब मुद्दा यह है कि जब एक बार फिर से मेरा डीमन कोर एक्टिवेट हो गया है तो मुझे एहसास हुआ मेरे अंदर कोई और भी है, मेरी वो साइड बहुत ज्यादा दुष्ट और क्रूर है, तुमने जरूर टूर्नामेंट के दौरान उसे देखा होगा। डैड कहता तुम्हारा मतलब वो, और वो कुछ और ही याद करने लगता है। डैड कहता चलो मेन मुद्दे में वापस आए, दूसरी तुम क्या ये डुअल पर्सनैलिटी हो सकती है। इजाबेल कहती है डुअल पर्सनैलिटी क्या है। डैड कहता है जैसे दो आत्मा एक ही शरीर में हो, दोनों का सोचने का तरीका और पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है। इजाबेल कहती है नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इसीलिए मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिलियन ने उस चीज का इस्तेमाल मेरी डीमन पावर को बाहर निकालने में किया। वो एक समय मेरी सबसे भरोसेमंद नौकर थी, इसीलिए मैं उस समय सतर्क नहीं थी और वो इस काम में सफल हो गई। रेड कहता तो फिर जब तुम डीमन फॉर्म में थे तो उसने तुम्हारी सारी पावर अब्सॉर्ब करने के लिए क्या किया। शायद हम ऐसा तरीका खोज लेंगे जिससे तुम्हारी शक्तियां जल्दी से वापस आ जाएं, लेकिन मैं असल में नहीं जानती कि वो क्या था, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत उसकी बनावट याद है। रेड कहता तो फिर ठीक है, तुम इसे बनाओ और फिर मैं इसे रियल में बना दूंगा। और इजाबेल उसे बनाने लगती है जो देख के रेड का मुंह बन जाता है। ये आकार, इजाबेल क्या तुम्हें लगता है वो यही चीज थी? बस मुझे इसके बारे में
बताओ, मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा। जिसके बाद हम कोचिंग क्लास को देखते हैं जहाँ टीचर मार्टिन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी रेड और इजाबेल भी वहाँ जाते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं, रेड यो भाई तुम यहाँ क्या कोई काम है? और रेड का नाम सुन के बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। इजाबेल कहती तुम तो काफी पॉपुलर हो। जिसके बाद वो लोग अकेले में आके बात करने लगते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं, रेड हमारी कोचिंग क्लास तुम्हारे कारण काफी पॉपुलर हो गई है, काफी समय गुजर गया, अब तुम एक ऑफिसर हो, अब तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? रेड कहता है, टीचर हमारे यहाँ आने का ये कारण है। टीचर आप एक ग्रेटेस्ट मास्टर फॉर्जर हैं, आप इस देश के कोने कोने में घूम चुके हैं और कई चीजें देखी हैं। ये डैगर, क्या आप इसे पहचानते हैं? मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन शायद मैंने इसे देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर मैंने इसे कहाँ देखा है। इसका काफी अनोखा डिजाइन है, क्या ये तुम्हारा नया इन्वेंशन है? रेड कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं डीमन ट्राइब में था तब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली थी, इसीलिए मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। एक बार मैं इसे खोज लूँ तो शायद मैं ह्यूमैनिटी को और भी आगे ले जा सकता हूँ। तभी इसाबेल कहती है, इस डैगर से डीमंस के लीडर को मारा गया है। जो सुन के रेड की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है, इसाबेल हम स्लेव होते हुए भी इतना सब कैसे जानते हैं? अच्छा हुआ कि टीचर को कोई शक नहीं हुआ। टीचर मार्टिन कहते, क्या ये कुछ ऐसा है जो डीमन लीडर को खत्म कर सकता है? तभी वो एक बुक निकालते हैं। टीचर ये क्या है? ये नोटिस मैंने 5 साल पहले एक प्राचीन बने मंदिर के चित्र से कॉपी किए हैं। भले ये प्राचीन भाषा में लिखा है, फिर भी मैं इसे थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। यहाँ लिखी हर एक चीज अलग अलग चीजें और वेपन है जिन्हें कभी गॉड्स ने इस्तेमाल किया होगा। उनके बारे में कहानियां भी हैं जब वो यहाँ पर रहते थे। अगर तुम इसे पढ़ लो तो शायद तुम्हें वो डैगर मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। रेड कहता, आपका मतलब प्राचीन गाथाओं से है? हाँ तुमने सही कहा, गाथाएं होने के बाद भी आम लोगों को इन पर पूरी तरह विश्वास है। ये सारे रिकॉर्ड्स असली हैं। चलो देखते हैं क्या इसमें तुम्हारी ड्राइंग की तरह कोई पिक्चर है। तभी रेड कहता, टीचर रुकिए, यहाँ देखिए, आखिर ये सब क्या है? भला ये एयरशिप की तरह क्यों दिख रही है? टीचर कहते, तुम्हारा मतलब एक शिप जो हवा में उड़ सकता है। काफी अच्छा विचार है, मैं तो इसे एक बड़ा पक्षी समझता था। रेड सोचता है केवल एयरप्लेन ही नहीं, ऐसे डिजाइन भी हैं जो कि कार की तरह दिखते हैं। तभी टीचर मार्टिन कहते, क्या ये तुम्हारे डैगर की तरह नहीं दिख रहा? इसाबेल कहती, टीचर मार्टिन आपने जिस प्राचीन मंदिर की बात की थी वो कहाँ है? मुझे लगता है वो कोई माउंटेन रेंज में है। याद आया, वो एली माउंटेन रेंज में है। रेड कहता है, एली माउंटेन रेंज, क्या इसका उसके साथ कोई संबंध है? टीचर मार्टिन कहते, एली की बात करें तो मुझे याद आ रहा है, मुझे याद है 5 साल पहले एली रेंज से किंगडम के पास मदद करने की रिक्वेस्ट आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और एली उस चीज को रोक रहा होता है, हमारे घर से दूर रहो। एली कहता, डरो मत, तुम्हारा बड़ा भाई से हरा देगा। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर टीचर यासो आके उसे रोक देते हैं। जिसके बाद टीचर मार्टिन ने लोगों की उनके घर बनाने में मदद की और एली टीचर यासो की टेक्निक देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया और अपनी परिवार की रक्षा करने के लिए उनका स्टूडेंट बनने को कहा। टीचर यासो ने भी एली पे पोटेंशियल देखा और उसे ट्रेन करने का फैसला किया। जब हमारा काम पूरा हो गया तो वहाँ के लोगों ने हमें उस मंदिर के बारे में बताया। वहाँ के लोगों के हिसाब से जहाँ पे हम थे वो चीजें हजारों साल से थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये उनके पूर्वजों की समय से चला आ रहा है। उन सभी का मानना था कि गॉड ने इन्हें बनाया है। वहाँ पत्थर में पुरानी भाषा से कुछ लिखा था और रहस्यमय चित्र बने थे। मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक था, इसीलिए मैंने सब कुछ लिख लिया। देखो ये चित्र कितने रहस्यमय हैं। रेड सोचता है कब से, जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अगर ये ट्राइब सचमुच में थी, क्या वो ह्यूमन हो सकते हैं जो मुझसे पहले यहाँ पे आए थे? जिसका हम अगले दिन देखते हैं जहाँ वो सभी लोग वहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। साथ ही एली और मोडो भी उनके साथ जा रहे होते हैं। एली कहता है, रेड जल्दी करो, कैप्टन सोबिसास हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ सोबिसास उनका इंतजार कर रहा होता है। एली कहता है, रेड ऑफिसर के रूप में उन्हें सम्मान दो। रेड कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और वो उसके सामने झुक जाता है। रेड सोचता है, मैं अभी भी दुनिया के रीति रिवाज को नहीं जानता। किस्मत से कल रात को मोडो ने मुझे इसके बारे में बताया था। सोबिसास कहता है, तुम्हें एम्पायर के एक सोल्जर के रूप में अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। उनके सुरक्षा का ध्यान रखना और किसी भी समय किंग की सुरक्षा करना तुम्हारा पहला काम है। किंग के ऑर्डर पर बाय ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के नाम पर मैं सोबिसास तुम्हें एम्पायर का एक ऑफिसर बनाता हूँ। और वो रेड के सिर पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। रेड कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे याद रखूंगा। सोबिसास कहता है, अब तुम उठ सकते हो, और उसे एक बैच देता है। ये तुम्हारा बैच है, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार एम्पायर के अंदर बाहर जा सकते हो। आज से हम एक जैसे हैं, हम दोनों ही एम्पायर की स्वॉर्ड और शील्ड हैं। भले ही तुम स्मार्ट हो, फिर भी उछलाओ की जमीन में बहुत सारे अनजान खतरे हैं जो एम्पायर के अंदर से बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए सावधान रहना। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। रेड कहता, आपका धन्यवाद कैप्टन। तभी टीचर मार्टिन कहते, रेड तुमने कहा तुम पूरे एम्पायर में गॉड द्वारा छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन करने जा रहे हो, क्या तुम बाकी पेलमून स्टोन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? टीचर, पेलमून स्टोन वो चीज है जिसकी आपको एम्पायर के लिए जरूरत है, और ये डॉप टाइप के साथ आपकी दोस्ती का भी प्रतीक है। मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता हूँ। और वो ना चाहते हुए भी मना कर देता है। तभी मोडो कहता है, टीचर चिंता न करें, रेड काफी काम की चीजें बना सकता है, वो ठीक रहेगा। टीचर कहते हैं, मोडो तुम हो जिसकी मुझे चिंता है। खैर मैं तुम्हारी जर्नी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और तुम्हारी काम का फल जल्द से जल्द तुम्हें मिलने की आशा करता हूँ। इजाबेल कहते हैं, अगर तुम तैयार हो तो क्या हम चलें? और रेड उनके जाने के लिए कुछ चीज बनाने लगता है। एली कहता है, रेड क्या ये फिर से वही चीज है? सोबिसास सोचता है, ये तो वही व्हीकल है जिसके बारे में रेड ने कहा था कि ये घोड़ा गाड़ी से बहुत बढ़िया है
और हम देखते हैं ये एक कार होती है जिसमें बैठ के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मोडो कहता है टीचर हम जा रहे हैं, मेरी मॉम को बताना मत भूलना कि हम कुछ समय के बाद लौटेंगे। सोफिसास कहता है रेड को इतनी तेजी से बढ़ते देखकर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ये आपके लिए काफी कठिन रहा होगा टीचर मार्टिन। टीचर मार्टिन कहते ज्यादा नहीं था, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए उसे मेरी क्लास में लाने के लिए, वरना हम कभी लोगों के सामने नहीं आ पाते। कैप्टन अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तभी सोफिसास के पास एक सोल्जर आता है। क्या हुआ? रीजन ने अपनी जर्नी में एक शानदार जीत हासिल की है, वे वापस आ गए हैं और रॉयल हाइनेस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। रॉयल हाइनेस चाहते हैं आप तुरंत पैलेस वापस आए, जिसके बाद सोफिसास पैलेस पहुंच जाता है जहाँ रीजेंट उसका इंतजार कर रहा होता है बड़े ही गुस्से से। सोफिसास कहता है ये कैप्टन रीजेंट सर को बधाई देता है और आगे जाने लगता है। सोफिसास कहता है ये क्वेश्चन मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहता था, ये आज भी मुझको बहुत परेशान करता है। मेरे फादर इस एम्पायर के एक वफादार सेवक थे, उन्होंने इस एम्पायर की भलाई के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उन्होंने खुद की जान क्यों ले ली, वो भी आपसे मिलने के बाद। रीजेंट कहता है गुरु मैंने तो उसे इस दुनिया की सच्चाई दिखाई थी, तुम्हें भी जल्दी या बाद में ये समझ आ जाएगा, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। इसके अलावा तुम बहुत अच्छे से जानते हो हमारे बीच कितना अंतर है। मेरे वे बेकार बेटे सचमुच किसी काम के नहीं है, शायद मैं तुम्हारे पिता से सीखकर उन्हें अपने काम करने लायक बना सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम सोफिसास को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रीजेंट की ताकत कल्पना से परे है, अभी सही समय नहीं आया, मुझे इसे सहना होगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अपने ही ब्लेड से मार डालूंगा। टोल सेंगस मैं अपने फादर का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद हम एली माउंटेन में कोल्ड मैन को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर को देख के उसकी पूजा करने लगता है। जिसके बाद हम हेलीकॉप्टर में देखते हैं जहाँ रेड और बाकी लोग होते हैं और रेड की हालत काफी खराब होती है। इजाबेल कहती है क्या तुम ठीक हो? एली कहता तुम कार को लेके मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब देखो कौन हंस रहा है। जिसके बाद वो लोग लैंड कर जाते हैं और रेड और मोडो की हालत काफी खराब होती है। इजाबेल कहती है तुम दोनों को क्या हुआ? एली कहता है इनका शरीर कमजोर होगा, ये हमारे एरिया के आदि नहीं है। रेड सोचता है ये तो ऊंचाई से होने वाली सिकनेस है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अजीब है। एम्पायर के माउंटेन में तो मैं ठीक था, पर यहाँ आते ही ये क्या हो गया? तभी उसे आवाज आती है जहाँ लोग गॉड गॉड चिल्ला रहे होते हैं और एरोप्लेन के सामने झुक रहे होते हैं। एली कहता है ये तो विलेज के हेड हैं और एली को देख के वो भी उसे पहचान जाते हैं। एल्डर कहता है ये तो सचमुच तुम हो, साल के इन शुरुआती दिनों में तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें हमारी इतनी ज्यादा याद आई? एली कहता है बिल्कुल, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे एम्पायर के मिशन पे हूँ। तो क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं और ये डिवाइन चीज क्या है? एली कहता है विलेज हेड ये कोई डिवाइन चीज नहीं है, मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, ये मेरे साथ पढ़ते हैं और इस व्हीकल को हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये इस लड़के रेड द्वारा बनाया गया है। लड़की का नाम यूबी और चश्मे वाला मोडो है और सभी लोग रेड के बारे में बात करने लगते हैं। क्या तुमने इसे बनाया है? क्या तुम भगवान हो? शायद तुम उनके मैसेंजर हो गए। रेड कहते हैं इसे फॉजिंग कहते हैं, मैंने इसे फॉजिंग से बनाया है। यहाँ तो सब लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं। तभी वो सभी लोग अजीब ढंग से अपनी मसल दिखाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एली कहता है ये तो काफी अच्छा है, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। और उन्हें देख के एली और मोडो की हालत और भी खराब हो जाती है। ऊंचाई में होने वाली सिकनेस दोबारा आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उनके विलेज पहुंच जाते हैं तो एक जगह एली बड़ा हुआ है। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ एली सभी को ग्रीट कर रहा होता है। तभी एक लड़की कहती है क्या तुम एली के दोस्त हो? हमारे गाँव में तुम्हारा स्वागत है। रेड कहता है आपका धन्यवाद और सोचने लगता है यहाँ की तो लड़कियां भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी मोडो कहता है रेड वहाँ देखो, जहाँ पे एक लड़की एक लड़के से आम फाइट कर रही होती है। वो लड़की कहती है जियांग मिंग तुमने आज खाना नहीं खाया क्या? और उसे बहुत बुरी तरह हरा देती है। रेड कहता आखिरकार मुझे समझ आ गया है इतना पावरफुल क्यों है, इसका कारण इस एरिया का वियर्ड एटमॉस्फेयर है। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है जहाँ कुछ लड़कियां आके एली के गले लग जाती हैं। एली कहता है बड़े भाई ने तुम दोनों को काफी मिस किया, तुम दोनों काफी बड़ी हो गई हो। तभी उसके बाकी सिबलिंग भी आ जाते हैं। ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का कहता है बड़े भाई एली अच्छे से जान लो, मैंने इनकी अच्छे से रक्षा की है। ग्रीन हेयर वाला लड़का कहता है पहले अपना ख्याल तो रख लो। एली कहता है तुम सभी लोग क्लास जाने की बजाय यहाँ क्यों हो? बेहतर होगा अगर तुम टीचर से सावधान रहो। वो कहते हैं हमने सुना आप वापस आए हैं इसलिए हम वापस आ गए। तभी रेड कहता है एली तुम तो काफी पॉपुलर हो। एली कहता है आखिरकार ये मेरी फैमिली है, अब समय आ गया है कि हम थोड़ा आराम करें। जिसके बाद वो सभी लोग एक जगह बैठ के बात करने लगते हैं। रेड कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आखिर ये किस तरह का सूप है? एली कहता है ये सूप यहाँ मिलने वाले एक लोकल मशरूम से बनाया गया है जिसे कि माउंटेन रेज स्ट्रैप मशरूम कहा जाता है। ये यहाँ की काफी आम सामग्री है, एक बार जब कोई फॉरनर इसे खा लेता है तो वो हमारी जलवायु में ढलने लगता है। तभी हेड कहते हैं मैं इन्हें जल्दी में था कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, मैं इस विलेज और ऑर्फनेज का हेड ग्रैन हूँ। मास्टर रेड तो आप ही हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर नाम की चीज को बनाया है। ये तो चमत्कार है, ये तो बिल्कुल बाकी डिवाइन अफसीसों की तरह दिखता है जिन्हें हम अपने अफसीसों में देखते हैं। रेड कहता है विलेज हेड आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, दरअसल हमारी जर्नी का यही उद्देश्य है, हम उन अफसीस और उनसे संबंधित चीजों की जांच करना चाहते हैं। 5 साल पहले मेरे टीचर मार्टिन एस्टोन एम्पायर के मिशन के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे अफसीसों के बारे में सब कुछ बताया जो कि वो जानते हैं। जो सुन के हेड हैरान हो जाते हैं, क्या टीचर मार्टिन, क्या वो तुम्हारे टीचर हैं? उन्होंने ही हमारी सारी घर दोबारा बनाए थे। कितनी आश्चर्य की बात है, मुझे और भी चीजें जाननी है पर देर हो रही है और आपकी जर्नी काफी लंबी रही है, अब हम यहीं रुक जाते हैं। अब आप आराम कीजिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। एली कहता है रेडियो भाई चलो आराम करते हैं, कल मंदिर चलना है।
और वो लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। रेड कहता है तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा सीट देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने इक्विपमेंट लेके आया हूँ, मैं इसी में सोऊंगा। इजाबेल कहती है तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो और कल हमें तुम्हारे दिमाग की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझ पर एहसान करो और अच्छे से आराम करो। जो सुन के रेड की आंखें चमक जाती हैं, जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं। रेड कहता है कि सर्वशक्तिमान डीमन क्वीन का जमीन में सोना सच में ठीक है। इजाबेल कहती है अपने लोगों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत करो, इसीलिए शांत होकर सो जाओ। जिसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं और वो लोग टेंपल पहुंच गए होते हैं। रेड कहते हैं स्ट्रक्चर का डिजाइन तो तुम्हारे विलेज से बिल्कुल अलग है। तभी इजाबेल कहती है रेड यहाँ देखो, ये तो वही चीज है जिसे टीचर मार्टिन ने रिकॉर्ड किया था। इजाबेल कहती है क्या तुम्हें इससे कोई क्लू मिला? मैं कोशिश कर सकता हूँ, ये ज्यादातर पुरानी भाषा में लिखा है। तभी इजाबेल की रिंग ग्लो करने लगती है। रेड कहता है यो भाई देखो मेरी रिंग ग्लो कर रही है। मोटो कहता है ना केवल तुम्हारी रिंग बल्कि उस पर लिखी चीजें भी ग्लो कर रही हैं। और वो सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ कुछ ग्लो कर रहा होता है और फिर एक गेट खुल जाता है। एली कहता है ये सब क्या है, मैंने तो कभी भी यहाँ किसी गुप्त रास्ते के बारे में नहीं सुना, गॉड्स का ऑब्सेस इसमें क्या है? और वो उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन रेड उसे रोक देता है, रुक जाओ, और बैग से कुछ निकालने लगता है। हमें छिपे हुए कमरे में नहीं जा सकते जो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा है। मुझे शक है अंदर कम ऑक्सीजन हो सकती है या कोई जहरीली गैस। इन चीजों को तैयार करने के लिए पैलमून स्टोन की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने उसे टीचर मार्टिन को देने से पहले ही ना बना लिया। और वो 2 रोबोट स्पाइडर को अंदर भेज के उस जगह की जांच करने लगता है, जिन्हें की वो एक टैबलेट से कंट्रोल कर रहा होता है और अंदर का सब कुछ देख रहा होता है। टेम्परेचर नॉर्मल है, ऑक्सीजन भी नॉर्मल है और कोई जहरीली गैस भी नहीं है, सब कुछ सही होना चाहिए। चलो उन स्पाइडर का पीछा करते हैं। जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। रेड सोचता है तो क्या ये छिपा हुआ कमरा हमारी रिंग की वजह से खुल गया? क्या इस बात का क्लू हो सकता है कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए पहुंचा? तभी मोटो कहता है दोस्तों क्या तुम लोगों ने इसे महसूस किया? जैसे ही हम अंदर आए मेरा शरीर एनर्जी से भर गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एली कहता हाँ मुझे लगता है मैंने भी ऐसा महसूस किया। रेड कहता है लेकिन मैंने नहीं किया। तुम्हारा क्या यो भाई, क्या तुमने भी इसे महसूस किया? इजाबेल कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि सबस्पेस में बहुत बड़ी मात्रा में बॉन्डी फोर्स है। तभी रेड की स्पाइडर को कुछ मिलता है, उन्हें कुछ मिला है, ये तो बहुत बड़ा एक चित्र है। जिसके बाद वो लोग उसके पास जाने लगते हैं। हम जल्दी वहाँ पहुंच जाएंगे, उन चित्रों में गॉड के बारे में और भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मोटो कहता है वहाँ देखो, और वहाँ एक बहुत बड़ा शिलालेख होता है। रेड कहता है ये भी पुरानी भाषा में लिखा गया है, हमारे पास चित्र के अलावा चीजें पता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मोटो कहता है एली देखो, क्या ये चित्र इस देश में रहने वाले ट्राइब को नहीं दिखाते हैं? एली कहता है ऐसा लगता है ये बीच ट्राइब है, ये डॉग ट्राइब और ये हम हैं, और यहाँ डीमन ट्राइब भी है। एली कहता है हमारे एंसेस्टर का मानना था गॉड के सींग काफी अलग होते हैं, इसीलिए ऊपर वाली लाइन में ऑनर होना चाहिए। मोटो कहता है रेड उनके हाथ में देखो, ये तो बिल्कुल उसी तरह है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। रेड कहता है मुझे लगता है इस पेंटिंग का ये मतलब है कि गॉड ने अलग अलग टाइप को बनाया है। एली कहता है तो फिर क्या गॉड होते हैं और उन्होंने हमें बनाया? ये हमारा केवल अभी अनुमान है, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम पुरानी भाषा नहीं पढ़ सकते। तब स्पाइडर्स को फिर से कुछ मिल जाता है, स्पाइडर्स को दोबारा कुछ मिला है, आगे और भी बड़ा स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है ये तो बस शुरुआत थी, इस जगह पे और भी कई सारी सीक्रेट हैं। मैं हमारी रेंज को और भी बढ़ा रहा हूँ और वो बहुत सारी स्पाइडर बना के उन्हें भी काम पे लगा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ चलते चलते मोटो की हालत काफी खराब हो जाती है। जिसके बाद हम उसी डैगर को देखते हैं जिसकी रेड और इजाबेल तलाश कर रहे हैं, और एक बड़ा सा ड्रैगन उसकी रक्षा कर रहा है और उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई आया है। यहाँ वो लोग अभी भी उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हम 10 फ्लोर तक नीचे आ गए, लेकिन अभी भी हमें कुछ भी नहीं मिला। एली कहता है यहाँ दीवारों पे कोई पेंटिंग नहीं है, ये कमरा किसी गोदाम जैसा लग रहा है। मोटो कहता है ऐसा लगता है आगे का रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा है, मुझे लगता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए। एली कहता है तुम्हें किस बात का डर है, क्या तुमने ये बहुत सारे ड्राइंग बनाना नहीं सीखा? तभी रेड को दोबारा कुछ मिल जाता है, जैसा की उम्मीद थी, स्पाइडर को लाइफ के साइन मिले हैं। तभी उसके हाथ में कुछ गिरता है, जैसे उसका हाथ गलने लगता है और वो अपनी ग्लव को उतार के बच जाता है। ये तो उस स्लाइम की तरह है जो कि रिफाइंड क्लास के पास था। रेड कहता है स्लाइम, मुझे लगता है तुमने सही कहा, और वो सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं जहाँ बहुत सारे अलग अलग कलर के स्लाइम होते हैं। ये तो बहुत सारे हैं। तभी वो सभी उन पर गिरने लगते हैं, जो देख कर मोटो डर जाता है, ये तो गिर रहे हैं। पर एली उसे बचा लेता है, खड़े मत रहो। यहाँ रेड एक अम्ब्रेला निकाल के इजाबेल को भी बचा लेता है। रेड कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड कमाल का नहीं है? और तभी वो सारे स्लाइम नीचे गिर जाते हैं। एली कहता है मुझे सफाई करने के लिए थोड़ा रास्ता दो, और वो फायर ऑफ फिस्ट का यूज करके सभी स्लाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो सभी डिस्ट्रॉय होने की बजाय इकट्ठे होने लगते हैं। ये सभी तो हमारे चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं, ये हद से ज्यादा लचीले हैं, जिस कारण ये एली के अटैक से बच गए। और तभी वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इजाबेल अपनी तलवार निकालते हुए कहती है इनका इतना ज्यादा लचीले होने का कारण यहाँ का बॉन्डी फोर्स है, लेकिन एक लो लेवल मोस्टर एक लो लेवल मोस्टर ही रहेगा, हमें बस इन्हें इतनी तेजी से मानना है कि खुद को हिल ना कर पाए। और वो उन पर अटैक कर देती है। तभी एली भी उन पर अटैक कर देता है, तो फिर चलो ऐसा ही करते हैं। तभी मोटो भी एक गन निकाल के उनको जलाने लगता है। एली कहता मोटो देखो तुम इनमें भी कमजोर नहीं हो, मैंने ये सब रेड से सीखा है। तभी मोटो के कारण उनके लिए वहां से निकलने का एक रास्ता बन जाता है। मोटो कहता है अगर यहाँ स्लाइम को मारना इतना ज्यादा मुश्किल है तो आगे और भी खतरनाक चीजें होंगी। इजाबेल कहती है फिलहाल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने लड़ने से
पहले दूसरे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींच लिया है और तभी वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े स्लाइम आ जाते हैं। मोटू कहता है ये तो बहुत सारे हैं। एली कहता है ये मेरी पूरी लाइफ में देखे गए सबसे खतरनाक स्लाइम होंगे। रेड कहता है ये तो काफी खतरनाक दिख रहे हैं, यहाँ से निकलने का समय हो गया, यहाँ बहुत सारे हैं, हम इन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, चलो नीचे की तरफ चलते हैं, स्पाइडर से मिली जानकारी से हम यहाँ सेफ रहेंगे। और वो लोग जल्दी से नीचे आ जाते हैं। रेड कहता है मुझे इसे सील करना होगा और वो अपने पेन का यूज करके उस जगह को बंद कर देता है जिससे स्लाइम उनके पास नहीं आ पाते। मोटू कहता है ये काफी डरावना था, वो हमें पकड़ ही चुके थे, क्यों ना हम वापस चले और ज्यादा लोगों के साथ आएंगे। रेड कहता हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम दोबारा इसके अंदर नहीं आ पाए तो जो अब तक हमने किया है वो सब बेकार हो जाएगा। रेड ने सही कहा, हमें खोज जारी रखनी चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम यहाँ है, तो मैं डरने की जरूरत नहीं है मोटू। और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रेड कहता है स्पाइडर्स तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई और आगे भी लाइफ के साइन है। तभी इजाबेल कहते हैं क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, और उनके सामने बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर होती हैं जो कि डी लेवल की क्रिम्सन विडो स्पाइडर होती हैं, जो देख के मोटू डर जाता है, ये तो असली और बहुत बड़ी बड़ी हैं। रेड कहता है ये पहली बार है जब मैंने इस तरह के मॉन्स्टर देखे, ये काफी अजीब है। क्रिम्सन विडो स्पाइडर के वेब का यूज मेरे भाई बहनों के लिए अच्छे कपड़े बनाने के लिए किया जा सकता है, मैं इन्हें मार दूंगा जिससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। साथ ही वो स्पाइडर भी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही होती हैं, लेकिन बोल्टा किसी से बच के भाग रही होती हैं, जिसे देख के मोटू की हालत और भी खराब हो जाती है। एक और बड़ा मॉन्स्टर तभी वो चीज उन सभी स्पाइडर को डरा के भगा देती है। रेड कहता अगर ड्रैगन को यहाँ की रक्षा के लिए बनाया गया था तो दीवार में बने चित्र में ड्रैगन के चित्र भी होने चाहिए थे। इजाबेल कहती है नहीं, मैंने पहले भी असली ड्रैगन देखे हैं, इसकी एनर्जी असली ड्रैगन की तरह नहीं है। तभी वो ड्रैगन इन्हें भी नोटिस कर लेता है, इंसानों, गंदे इंसानों, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। मोटू कहता है ये तो बहुत डरावना है, मॉन्स्टर बात करना जानता है। एली कहता है ये और जाना पहचाना लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी रेड कहता है तुम्हारी बात करने के कारण ये आसान होगा, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम इसके अंदर किसी चीज की तलाश में आए हैं। ड्रैगन कहता है एक आइटम यहाँ जो भी है वो मेरा है, मैं इंसानों से बहुत नफरत करता हूँ, यहाँ से चले जाओ। और वो उन पे पत्थरों से अटैक करने लगता है, लेकिन एली और इजाबेल उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेड कहता हम लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारे पास काउंटर अटैक करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, बिना बॉन्डी फोर्स के इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो एक अटैक तैयार करके उनकी तरफ लॉन्च कर देता है, लेकिन रेड एक बॉल बना के उसके अटैक को रोक लेता है। पर तभी वो ड्रैगन दो और अटैक तैयार करने लगता है, चलो देखते हैं तुम इससे कैसे बचोगे। और वो उन पे अटैक करके खुश होने लगता है, मेरी ताकत देखो। पर तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ उनके स्टैचू के टुकड़े बस होते हैं, और तभी उसे एक रॉकेट आके लगता है। बेवकूफ इंसानों, मेरे साथ चाल खेल रहे हो। रेड कहता है ये एक वार्निंग थी, हमारे रास्ते में मत आओ, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। और वो अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन तभी ऐसा करने से पहले इजाबेल उस पर अटैक कर देती है और एली भी उसके टेल को पकड़ लेता है। चलो मुकाबला करें, हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है, देखो मैं तुम्हें कैसे फेंकूंगा। पर तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि ड्रैगन उसे काफी आसानी से उठा लेता है और उतनी आसानी से ही फेंक देता है। तभी मोटू कहता है रेड वहाँ देखो, क्योंकि ड्रैगन ने उन पर अटैक कर दिया होता है, पर इजाबेल उन दोनों को बचा लेती है, तुम लोग यहीं रुको, मैं इससे निपटती हूँ। और वो अपने बॉडी फोर्स को रिलीज करके उस पर अटैक कर देती है। बेवकूफ जानवर, तुम्हें ड्रैगन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तभी ड्रैगन भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इजाबेल उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या तुमने मुझ पर बहरूपिया होने का आरोप लगाया, देखो मैं तुम्हें कैसे टुकड़े टुकड़े करूंगा। पर तभी इजाबेल उसके पास आ जाती है, तो फिर चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। और वो अपनी रियल आइडेंटिटी को उसको दिखाती है, जो देख के उसे पसीने आ जाते हैं, और उस पर एक पावरफुल स्ट्राइक कर देती है, जो देख के ड्रैगन की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए वो उसे डॉच कर लेता है, पर इजाबेल की स्ट्राइक से वो जगह टूटने लगती है। मोटू कहता है ये जगह पक्का टूटने वाली है। तभी एली भी गुस्से में आ जाता है, तुमने मुझे लड़ाई से दूर कैसे फेंका, क्या तुम्हें लगता है मैं लड़ने के लायक नहीं हूँ, एक बार ढंग से आओ। ड्रैगन कहता है मैं तुम सबके साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं इस जगह को तोड़कर तुम सभी इंसानी कचरों को कुचल दूंगा। और वो अपने अटैक को तैयार करके लॉन्च कर देता है। मोटू कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जगह सच में टूट जाएगी। तभी उस जगह पर क्रैक पड़ने लगते हैं और इजाबेल भी वापस आ जाती है। रेड कहता है इजाबेल क्या तुम ठीक हो, सभी लोग सुनो, मेरा साथ दो, मेरे पास एक आइडिया है। पर तभी वो जगह टूट जाती है और वो लोग गिरने लगते हैं, लेकिन रेड अपने सूट को एक्टिवेट करके इजाबेल को पकड़ लेता है। रेड मोटू को भी बचाने चाहता है, लेकिन तभी उसके सामने एक पत्थर आ जाता है और वो दोनों उस पर कुचल जाते हैं। पर जैसे ही मलबा हटता है हम देखते रेड ने एक सील बना के उनको बचा लिया होता है। रेड कहता है यो भाई क्या तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, पर वहाँ देखो, मुझे नहीं पता हम कहाँ पे गिरे हैं। रेड कहता है इसकी चिंता मत करो, मैं स्पाइडर रोबोट द्वारा दी गई जानकारी से इसका पता लगा लूंगा। और वो उनकी लोकेशन का पता लगाने लगता है, जो कि फ्लोर के नीचे होती है। इजाबेल कहती चीजें हमारे पक्ष में नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं यहाँ जिस ऑरा को महसूस कर रही हूँ वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिससे मैंने पहले महसूस किया था। इसका मतलब हम सोच के करीब है जहाँ से मैजिक निकल रहा है। रेड कहते तुमने सही कहा, कौन जानता है शायद हम इस जगह की मिस्ट्री को सामने ला पाए। तभी रेड हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है जैसे हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, आखिर तुम्हें किस बारे में बात कर रहे हो। रेड कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, अब हमें आगे के रास्ते के लिए तुम्हारी साइंस का भरोसा करना होगा।